हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चंचन दिखाया जाता है जो हाजुन से बात कर रहा होता है। हाजुन उसे कहता है कि लीशुन से जाकर कहो कि मुझे प्लेग्राउंड में जाना है। चंचन उसकी बात सुनने के बाद लीशुन के पास जाता और कहने लगता है कि मुझे प्लेग्राउंड में जाना है। पर आगे से लीशुन पूछने लगती है कि वहाँ पर जाकर क्या करना है, जिसके आगे से तो चंचन को कोई आंसर नहीं आ रहा होता। उसके फेस को देखते हुए लीशुन कहने लगती है कि श्वाशवा को क्या हुआ। श्वाशवा के बारे में सोचकर वहाँ से भागती है और भाई हाजुन दिखाया जाता है जिसने सारी तैयारियां वगैरह की होती है, सबको साथ मिलाया होता है। जैसे भाई लीशुन आती है उसे देखकर कहने लगती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए। अभी यहाँ पर मेरे साथ श्वाशवा को ढूंढो। और खुद श्वाशवा को आवाजें देने लगती है, कभी उसके आगे से कभी उसके पीछे से। फिर लास्ट में तो हाजुन उसके लिए रोमांटिक सॉन्ग चलवा देता है। ये सुनते साथ ही लीशुन वहीं पर रुक जाती है। हाजुन उसे कहने लगता है कि श्वाशवा बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैंने चंचन से कहा था कि तुम्हें बाहर लेकर आए, इसलिए उसने ऐसा कुछ बोला होगा। तो उसको फ्लावर की बुके देने लगता है और कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार हेलमेट उतारते हुए देखा था तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। इसी तरह की स्वीट स्वीट बातें करने के बाद वो लास्ट में लीशुन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पर लीशुन उसका आंस देने से पहले अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में सोच रही होती है कि जब लास्ट टाइम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मैं मैरिज करने वाली थी तो वो आन टाइम पर आया ही नहीं था। इन्हीं बातों को सोचने के बाद वो हाजुन को कह देती है कि सॉरी मैंने नहीं करनी। और फिर हाजुन जो रात में सॉन्ग हाउ के पास आ जाता है सैड हुआ, क्योंकि उसे तो लीशुन ने रिजेक्ट कर दिया था। और दूसरी तरफ लीशुन दिखाई जाती है जो सीशी के साथ होती है। सीशी से कहने लगती है कि मैं कैसे उससे शादी कर सकती हूँ। तो सीशी कहने लगती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम अपनी मैरिज लाइफ कैसे स्टार्ट करोगी। जिस पर लीशुन कहती है कि लास्ट टाइम जब मैंने शादी के लिए हाँ की थी तो तब तुम्हें पता है ना मेरे साथ क्या हुआ था, इसलिए मैं शादी के नाम से डरती हूँ। तो सीशी कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें हाजुन को कॉल करनी चाहिए और उसे ये सारी बात जो मुझे कही है वो उसे बता देनी चाहिए ताकि वो भी परेशान ना हो। हाजुन को कॉल करती है पर हाजुन कॉल नहीं अटेंड करता। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि हाजुन कंपनी से बाहर आ रहा होता है तो उससे आगे से मिलने लीशुन आती है और कहने लगती है कि आ जाओ हम बाहर जाकर खाते हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने अंदर से ही खा लिया था। तो वो कहने लगती है कि चलो कॉफी पीने चलते हैं। तो हाजुन कहने लगता है कि मुझे कॉफी पसंद नहीं। ये कहकर जब जाने लगता है तो उसको लीशुन फिर से रोक लेती है। तो हाजुन कहने लगता है कि तुम मुझे क्यों रोक रही हो जबकि हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। तो लीशुन कहने लगती है कि मैंने ब्रेकअप तो नहीं किया। तो हाजुन कहता है कि ब्रेकअप नहीं किया तो और क्या किया है। और वैसे भी यहाँ पर मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नहीं खड़ा, मैं थक गया हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसकी एक भी बात नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। और हमें सीशी दिखाई जाती है जो टोंग के पास आती है। टोंग उसको ऑर्डर्स वगैरह के बारे में बता रही होती है, साथ में ये भी कहती है कि शिंतिया ने जो हमें ऑर्डर लेकर दे रहा है। तो ये बात सुनने के बाद सीशी उसको एक अपने भी न्यू आइडिया के बारे में बताती है कि हमें ट्रेडिशनल के बारे में सोचना चाहिए, जिस तरह हानफू के ड्रेसेस होते हैं उसके ऊपर किस तरह की ज्वेलरी चलती है। तो टोंग को कहीं ना कहीं उसका आइडिया भी अच्छा लगता है। सीशी मॉल में जाती है, वहाँ पर चीजों को देखते हुए आइडियाज वगैरह इकट्ठे कर रही होती है। तभी वहाँ पर शिंतियन आ जाता है। शिंतियन को पहले तो देखकर डर जाती है और फिर शिंतियन उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहने लगती है कि मैं अपने काम के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो शिंतियन उसे बताने लगता है कि मेरी सॉन्ग हाउ के साथ मीटिंग थी पर सॉन्ग हाउ तो मीटिंग के लिए आया ही नहीं, वो कहाँ पर है। तो सीशी उसे बता देती है कि वो आजकल शिनचैन के साथ बिजी होता है क्योंकि उसकी काफी तबीयत खराब है। तो शिंतियन कहने लगता है कि मतलब वो वहाँ पर क्या हुआ है। असल में वो शिनचैन के होम टाउन के बारे में भी बता देता है, पर सीशी को तो इस बात का पता नहीं होता। तो सीशी उसकी बात बदलते हुए कहने लगती है कि अभी भी मुझे स्टूडियो में काम है तो मैं जा रही हूँ। ये कह के उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। और जब वो घर पर आती है तो देखते है कि सॉन्ग हाउ घर से जा रहा है। उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहने लगता है कि अभी मसले सोल्व नहीं हुए। तो उसे पूछती है कि क्या तुम शिनचैन के पास जा रहे हो। तो वो उसे बताता है कि आज शिनचैन को देखने के लिए डॉक्टर आ रहा है तो इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो सीशी भी कह देती है कि मैं भी क्या तुम्हारे साथ चलूं। जिस पर सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि नहीं तुम रहने दो, वहाँ पर तुम्हारा जाना अच्छा नहीं रहेगा। ये कहकर जल्दी का कहकर वहाँ से चला जाता है। और टोंग जो लीशुन के साथ बैठी होती है तो तभी वहाँ पर सीशी आती है तो उसका मुंह लटका देकर दोनों उससे जाके पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहने लगती है कि 2 दिन से सॉन्ग हाउ शिनचैन की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है और वो उसी के पास जाता है। तो टोंग भी कह देती है कि क्या मतलब वो उसके होम टाउन जाता है। तो सीशी कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बताने लगती है कि वहीं पर उसका वेडिंग रूम है जहाँ पर उनकी शादी होने वाली थी। ये बात सुनकर सीशी से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे उस जगह पर लेकर जा सकती हो। और हमें इधर सॉन्ग हाउ शिनचैन के साथ दिखाया जाता है। शिनचैन उसे कहने लगती है कि तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में सीशी है। तो वो कहने लगते है कि मैं तो वैसे ही तुम्हारी केयर कर रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से डॉक्टर के साथ अपना ट्रीटमेंट करवा पाओ। तो वो उसे कहने लगती है कि इतना सब करने की जरूरत नहीं, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते साथ ही सॉन्ग हाउ तो वहाँ से जाने लगता है पर वो उसके पीछे भागते हुए जाती है। इतने में वहाँ पर सीशी भी पहुंच जाती है, उसे दूर से खड़े होकर देखने लगती है। शिनचैन जो सॉन्ग हाउ से बात कर ही रही होती है तो सॉन्ग हाउ दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर सीशी आई होती है। तो सीशी को देखकर उसकी तरफ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहने लगती है कि मैं बस इसको देखने के लिए आई थी, पर ये तो बिल्कुल ठीक है, तो तुम इसके पास क्यों हो। इस बात के बारे में शिनचैन कुछ बोलने लगते हैं तो वो उसे चुप करवा देते हैं। कहने लगती है कि ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है। ये सुनकर तो शिनचैन वहाँ से चली जाती है और सीशी सॉन्ग हाउ से पूछने लगते है कि अब तो मुझे बताओ। सॉन्ग हाउ कुछ भी नहीं बोल पाता तो सीशी कहती है कि मैं सब समझ गई हूँ और वहाँ से चली जाती है। सीशी सैड हो जा ही रही होती है तो उसे शिनचैन की कॉल आती है, जिसकी कॉल सुनने के बाद वो उसके साथ बॉक्सिंग करने के लिए चली जाती है। बॉक्सिंग करने के बाद जब दोनों बैठे होते हैं तो शिनचैन उसको उसकी सिस्टर की वीडियो दिखाने लगता है, जिसको देखने के बाद सीशी अपनी सिस्टर के बारे में पूछने
पूछने लगते हैं, कहने लगते हैं कि उसने मेरे बारे में क्या कहा था। तो शिनते कहने लगता है कि पहले मैं उसको दूर से देखता था, उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई और वो ये कहती थी कि मेरी जैसी लाइफ है वैसी मेरी सिस्टर की लाइफ ना हो। तो सीशी इस बात पर पूछने लगते है कि मेरी सिस्टर की लाइफ वहाँ अब्रॉड में ठीक नहीं थी। तो वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर की अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो सीशी ये बात सुनने के बाद कहने लगती है कि क्या मतलब शादी नहीं हुई थी, मुझे तो पता लगा था कि उनकी शादी हो गई है। तो बाद में उनके पास बेटी कैसे आई। तो शिनते कहने लगता है कि जिसने उसको प्रेग्नेंट किया था वो उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। तो सीशी कहने लगती है कि मुझे तो इस बात का पता लगा था कि मेरी सिस्टर के साथ साथ मेरे ब्रदर इन लॉ का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो इतनी बातों के बाद सीशी तो अपनी सिस्टर की वीडियो देखकर रोने लगती है और सॉन्ग दिखाया जाता है जिसकी फाइनली सीशी से बात हो जाती है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर सीशी होती है। और सीशी जो अंदर से चिंतन के साथ आ रही होती है तो उसको उसके साथ आते हुए देखकर पूछने लगता है कि तुम इसके साथ क्यों। तो वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर बॉक्सिंग सीखने के लिए आई थी, इससे फाइटिंग वगैरह, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मेरे साथ अंदर आ जाओ। इसी बात को चिंतन कहने लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो वो कहने लगता है कि नहीं कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे तो अपनी बीवी पर यकीन है। ये कहकर उसको अपने साथ अपनी कार में बिठा लेता है। रात में काम करते हुए सीशी भी सिर्फ सॉन्गहाओ के बारे में सोच रही होती है, तो सॉन्गहाओ भी सीशी के बारे में सोच रहा होता है। और फिर रात में जब सीशी बाहर आकर बैठी होती है तो सॉन्गहाओ उसके पास आता है, कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि तुम उसके साथ जाओ। तो वो कहने लगती है कि रास्ते में जाते हुए मुझे उसकी कॉल आई थी तो मैं बस फाइटिंग सीखने के लिए गई थी। तो फिर सीशी कहती है कि तुम भी अब अपनी बात एक्सप्लेन करो। तो सॉन्गहाओ भी उसको शिचैन के बारे में बता देता है और उसकी डिजीज के बारे में, जिसको सुनने के बाद सीशी कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात थी। तो सॉन्गहाओ कहता है कि चाहे मैं उसकी केयर कर रहा हूँ पर मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। जिसे सुनने के बाद सीशी खुश हो जाती है और कहने लगते है कि अगर मैं भी बीमार होती हूँ क्या तुम मुझसे ज्यादा मेरी केयर करोगे या तुम्हारे दिल में मेरा प्यार कम हो जाएगा। तो सॉन्गहाओ कहने लगता है कि ऐसा दिन ही नहीं आएगा जिस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा। तो सीशी भी उसको हक कर लेती है और यहीं से दिखाया जाता है कि सॉन्गहाओ को एक जगह से कॉल आती है जिस पर पता लगता है कि आपके डाटा में कोई इशू है। तभी हमें दूसरी तरफ चिंतन दिखाया जाता है जो सोचा होता है कि सॉन्गहाओ सीशी को मैंने क्या क्या बता दिया है, इसके बारे में तुम्हें जल्दी पता लगवाना होगा वरना तुम लेट हो जाओगे। तो सॉन्गहाओ सोचा होता है कि पता नहीं शिंतियान क्या करने का सोच रहा है। सॉन्गहाओ दिखाया जाता है जो कॉल पर बात करते हुए अपने ऑफिस में आता है तो वहीं पर शिंतियान उसके वेट में बैठा होता है। जैसे सॉन्गहाओ शिंतियान को देखता है तो उसको कंपनी की रिपोर्ट दिखाने लगता है और कहने लगता है कि तुम मॉल में ये काम कर रहे हो। पहले तो शिंतियान उसे कहने लगता है कि तुम मुझसे इतने गुस्से से बात नहीं कर सकते, जब तुमने मुझे हायर किया तो तुमने ये बात नहीं बोली थी। और फिर अपनी बात करने लगता है कि ऐसा भी मैंने कुछ कर नहीं दिया, इसको मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। पर सॉन्गहाओ को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर शिंतियान वहाँ पर उसको इग्नोर करते हुए चला जाता है। फिर वैसे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन सॉन्गहाओ को एक रूम में बुलाती है, उसको अपने पास बिठाने के बाद कहने लगती है कि इस रूम को मैंने साफ करवा दिया था ताकि मैं और तुम अकेले में बात कर सके। तो शिनचैन उसे कहने लगती है कि तुम्हें याद है तुमने यहीं पर मुझे पहली बार प्रपोज किया था, क्या तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी। तो सॉन्गहाओ कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे शादी का वादा किया था ना, पर फिर मैं चली गई, पर मुझे पता था पीछे तुम्हारे पास चैन और ग्रैंडपा हैं जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमें सीशी दिखाई जाती जो अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आ रही होती है। डायरेक्टर से पूछने लगती कि यहाँ पर अभी क्या शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो डायरेक्टर से बताता है कि सॉन्गहाओ से शिनचैन ने अकेले में बात करनी थी इसलिए वो सेपरेट में बैठे हुए हैं। ये बात सुनते सीशी टोंग और लीशुन को वहाँ छोड़कर उस तरफ जाने लगती जहाँ पर सॉन्गहाओ और शिनचैन बैठे हुए थे। उन दोनों की बाहर से जाकर बातें सुनने लगते। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जिसमें शिनचैन अभी भी उससे कह रही होती कि मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी सीशी है पर कहीं ना कहीं तो मैं होंगी। पर सॉन्गहाओ से कहता है कि तुम मेरे दिल में कहीं पर भी नहीं हो। हाँ मैं मानता हूँ मुझे भी अपना पास याद आता है पर मुझे अपने पास से कोई लेना देना नहीं है। उसकी ये सब बातें सुनकर शिनचैन रोने लगती है। ये देखकर सॉन्गहाओ जब उसको टिश्यू देता है तो वो उसके हाथ ही पकड़ लेती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो और मुझे लगता है कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। तुम्हें पता है यहाँ पर सीशी नहीं है, तुम्हारे दिल में जो है वो तुम बोल दो। पर सॉन्गहाओ उससे अपना हाथ ले लेता, कहने लगता है कि मेरे दिल में तुम नहीं हो बल्कि जब से सीशी मेरी लाइफ में आई है तो तब से मुझे पता लगा है कि मुझ में भी दिल है और मैं उसी से प्यार करता हूँ। ये सब बातें सुनकर सीशी तो खुश हो रही होती है कि सॉन्गहाओ मेरा है और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर सीशी जब टोंग और लीशुन के साथ ऊपर आ रही होती है तो उनसे बातें कर रही होती है कि शिनचैन ने मुझे ब्राउज बनाने को कहा था, वो मैं बना रही थी ना पर मैंने उसमें थोड़ी चेंजिंग वगैरह कर दी है। मुझे पहले तो डर लग रहा था कि मैंने चेंजिंग करके गलती की है पर जब से मैंने शिनचैन और सॉन्गहाओ की बातें सुनी है तो मुझे लग रहा है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि उसे ऐसी ही चीज अच्छी लगेगी। जैसे ऊपर पहुंचती है तो सॉन्गहाओ और शिनचैन दोनों का इकट्ठे इंटरव्यू हो रहा होता है। सॉन्गहाओ सीशी को देखकर उन्हें बताने लगता है कि ये मेरी वाइफ है और सीशी को अपने पास बुला लेता है। सीशी सॉन्गहाओ के पास आकर शिनचैन को उसका ब्राउज देने लगती है जो उसने बनाने को कहा था। जैसे शिनचैन ओपन करके देखती है तो उसको वो बहुत ही अच्छा लगता है, कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा बनाया और उसके बारे में बातें वगैरह पूछने लगती है। सीशी उसके बारे में बता रही होती है, इतने में टोंग भी आकर उसको ब्लेसिंग्स वगैरह देने लगती है उसके फ्यूचर की लाइफ के लिए। और यहीं से दिखाया जाता है कि जब सीशी घर पर बैठी होती है तो उसके पास सॉन्गहाओ आता है, उसको एक गुड न्यूज सुनाता है। सीशी इतना खुश होती है उस न्यूज को सुनने के बाद और फिर सॉन्गहाओ से बताता है कि शिनचैन भी अब्रॉड जा रही है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ये सुनकर तो सीशी खुश होकर कहने लगती है कि शुक्र है उसे भी अपना
अपना ख्याल आया। अभी सॉन्ग उसे कहती है क्यों ना हम शिचैन को घर पर डिनर के लिए बुलाएं। अब वैसे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि शिचैन सॉन्ग के घर तक पहुंच जाती है। भाई चैनचन और श्वाशा दोनों खेल रहे होते हैं। चैनचन को देखकर उसे बुलाती है तो चैनचन उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो श्वाशा कहने लगती है कि मॉम ने कहा था कि आज एक गेस्ट आ रही है। तो वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो चैनचन बताता है कि ये मेरी सिस्टर है। वो कहती है कि सिस्टर। और फिर श्वाशा कहने लगती है कि आपको तो मैंने टीवी पर देखा हुआ है, आप बहुत बड़ी स्टार हो ना। ये बात सुनकर शिचैन खुश हो जाती है और फिर चैनचन उन्हें पकड़कर अंदर ले जाती है। अंदर जाकर मॉम को कहती है कि देखिए कौन आया। तो शिशु से देखकर दोनों को कहती है कि आप अपने डैड को बुला कर लाओ। और शिचैन को पास बिठाकर उसे पानी देने लगती है। इतने में सॉन्ग आ जाता है। सॉन्ग आते साथ पूछने लगता है कि शिशी क्या तुम फिश फ्राई कर रही हो। ये सुनते साथ ही शिशी को याद आ जाता वरना वो भूल चुकी थी। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। ग्रैंडपा शिशी को जाते हुए देखकर कहने लगते हैं कि क्या इसको खाना बनाना आता है, तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो, जाकर उसकी हेल्प करो। ये कहकर सॉन्ग को भी भेज देता है। खुद शिचैन के पास बैठ जाता है। शिचैन सॉन्ग को उसके साथ खाना बनाते देखकर अपना पास भी सोचने लगती है कि एक दफा मैंने भी इसके लिए फिश बनाई थी। और फिर सब इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी श्वाशा की बातें नहीं खत्म होती। वो कहने लगती है कि आप भी बीमार हैं, क्या आप भी मेरी तरह मॉन्स्टर का सामना कर रही हैं। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं भी आपकी तरह कर रही हूँ। और कहने लगती है कि श्वाशा कितनी ज्यादा क्यूट है। और सॉन्ग दिखाया जाता है जो दोनों बच्चों के साथ खेल रहा होता है। दूर बैठकर शिचैन भी उसे देखकर खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर शिशी भी आ जाती है। शिशी से कहने लगती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगता था कि सॉन्ग को तुम ही क्यों पसंद आई, पर आज देखने के बाद पता लग गया है कि वो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के साथ कितना खुश है। तो शिशु से थैंक्स कहने लगती है। और फिर शिचैन के जाने का टाइम आ जाता है और शिशु और सॉन्ग दोनों से भाई तक छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। जाते हुए शिचैन शिशु से मिलती है और सॉन्ग से कहते हैं कि मुझे भूल जाना। और फिर वहाँ से जा ही रहे होते हैं तो वापस मुड़कर कहने लगती है कि मुझे चेयर अप करना मत भूलना। तो दोनों से बाय करने लगते हैं। यहीं पर हमारी शिचैन का तो रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद टोंग दिखाई जाती है जो लीशन के साथ होती है। लीशन शिशु से बात कर रही होती है। शिशु से बताती है कि आज मैंने घर पर शिचैन को बुलाया था। तो वो उसे कहने लगती है कि तुमने उसको घर पर क्यों बुलाया। तो वो कहती है कि मैं सुबह इसका जवाब दूंगी, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। और टोंग जो लीशन के पाँव पर नेल पेंट लगा रही होती है। उधर हमें हाउजन दिखाया जाता है जिसको सॉन्ग ने एक बुक दी थी कि तुम्हारा रिलेशन लीशन के साथ अच्छा हो जाएगा। और लीशन दिखाई जाती है जिसको टोंग ने एक बुक दी होती है। टोंग उसे कहने लगते हैं कि तुम हाउजन को वापस से लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहती, तुम्हारे दिल में अभी भी वो है ना। तो वो कहने लगती है कि हाँ। तो टोंग कहती है कि जैसा मैंने कहा ना बस तुमने वैसा करना है। और फिर लीशन हाउजन को कॉल करती है और ऐसे कॉल करती है कि जैसे उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। और पीछे से टोंग कह रही होती है कि इसने 8 ग्लास पी ली है और इसके बाद भी अभी पीने लगी है। ये सुनते साथ ही हाउजन कहने लगता है कि मैं आ रहा हूँ। हाउजन तो आ रहा होता है पर इधर से टोंग जो उसको बिल्कुल वैसा कर रही होती है जैसे इंसान ने सच में ड्रिंक की होती है। उसको ब्लश ऑन वगैरह लगा रही होती है ताकि वो रेड रेड लगे और इसे ड्रिंक वाली एक्टिंग भी करवाने लगती है। इतने में वहाँ पर हाउजन आ जाता है। हाउजन के आते ही लीशन की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उसे इस तरह देखकर कहने लगता है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की और अब ये यहाँ पर सो ही रही है तो इसे यहीं पर सोने देते हैं। ये बात सुनते तो लीशन हाउजन की टांगों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि नहीं मुझे नहीं यहाँ सोना, मुझे अपने साथ अपने घर पर ले जाओ। तो टोंग भी सुनते साथ ही हाउजन से कहने लगती है कि हाँ इसे यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं इसे संभाल सकती। और लीशन को उसके हवाले करके वहाँ से भेजने लगती है। लीशन भी उसके साथ खुशी खुशी जा रही होती है। जैसे ही लीशन को लेकर उसके घर तक पहुँचता है तो उसकी एक्टिंग तो अभी भी खत्म नहीं हो रही होती। हाउजन कहने लगता है कि बस कर दो, तुम्हारा ब्लश ऑन भी उतर गया है जिसकी वजह से पता लग गया है कि तुमने ड्रिंक नहीं की हुई। ये सुनते साथ ही लीशन सीधी हो जाती है। तो हाउजन उसको वापस वहाँ पर छोड़कर जाने लगता है तो वो जल्दी से पेंसिल निकाल कर अपने डोर पर एक साइन बना देती है और फिर हाउजन को बुलाती है और कहने लगती है कि देखो यहाँ पर चोर आए थे और अगर यहाँ पर दोबारा आ गए तो मेरा क्या होगा। तुमने खुद ही कहा था कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ तो मुझे अकेले नहीं रहना चाहिए, इसलिए तुम यहाँ पर रुक जाओ ना। जिस पर हाउजन फिर भी नहीं मान रहा होता तो लीशन उसको खींच कर अंदर ले जाती है। लीशन दिखाई जाती है जो हाउजन के सामने वैसे डांस कर रही होती है जैसे उन दोनों ने एक साथ किया था। हाउजन को भी देख देख कर याद तो आ रहा होता पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता। फिर लीशन उसकी पसंद की चीज बनाकर लाती है पर वो भी हाउजन खाने से मना कर देता है। पहले तो खाने लगता है और कहने लगता है कि अब मुझे ये पसंद नहीं बल्कि मुझे ये वाला सूप पसंद है। ये सुनते साथ ही लीशन कहने लगती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है। तो फौरन हाउजन कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसे याद आता है कि मैं तो नाराज हूँ। तो कहने लगता है कि हमारा तो वैसे भी ब्रेकअप हो गया तो हम एक दूसरे को क्यों बताएं कि कौन मेरी लाइफ में आया कौन नहीं आया। तो लीशन कहने लगती है कि अच्छा ब्रेकअप हो गया ना तो तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। तो वह कहने लगता है कि तुम्हें मुझे अपने घर पर लेकर आई हो। ये सुनते साथ ही लीशन उसको मार मार कर अपने घर से निकाल देती है और शीशी दिखाई जाती है जो टोंग को न्यू आइडियाज वगैरह दे रही होती है जरूरी के लिए। टोंग उस पर मान भी जाती है और फिर उसको जल्दी घर जाने को कहते हैं। घर जाती है तो सॉन्ग ने उसके लिए पहले से एक सरप्राइज अरेंज किया होता है जिसको दिखाने के लिए वो उसकी आंखें बंद करके उसको ला रहा होता है। आगे जाकर सॉन्ग उसका फेस अपनी तरफ करवाकर आंखें खोलने को कहता है। तो जैसे ही शीशी आंखें खोलती है तो उसे सॉन्ग नजर आता है तो वो उसे मारने लगती है। ये देखकर सॉन्ग उसको पीछे की तरफ मोड़ देता है और फिर दिखाया जाता है कि सॉन्ग ने शीशी के लिए पूरा रूम ही एक जरूरी शॉप बनाई होती है जहाँ पर बैठकर वो काम कर सकेगी। अब उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं बल्कि घर पर ही बैठ कर करेगी। ये सब देखकर शीशी इतना खुश
खुश हो रही होती है, फिर कहने लगती है कि इसलिए मैं भी सोचूं कि टोंग मुझे घर पर जल्दी जाने को क्यों कह रही है। तो सोंग कहने लगता है कि अच्छी बात है ना, तुम भी घर पर बैठ कर काम करना, मैं भी रात में घर पर बैठ कर काम करूंगा। तो सीशी भी कहती है कि हाँ ये तो अच्छी बात है। और फिर सोंग उसकी तरफ अपनी चिक कर देता है कि मुझे किस करो। जब सीशी उसको किस करती है तो सोंग तो इसके बाद सीशी को उठाकर ही ले जाता है। और लीशन दिखाई जाती है जो किंडरगार्टन से वापस तो आ रही होती है, पर उसे हाउजिन की याद आ रही होती है। उसे ये याद आ रहा होता है कि किस तरह वो उसका वेट कर रहा होता था और दोनों की लाइफ एक साथ कितनी अच्छी जा रही थी। यही सोच सोच कर लीशन इतनी ज्यादा सैड हुई होती है। फिर उसको साइड से हाउजिन कहने लगता है कि क्या हुआ, अब तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, वो सब तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। और जब हाउजिन लीशन के फेस पर हाथ लगाता है तो तब पता लगता है कि वो तो सिर्फ इसका ख्याल ही देख रही थी, ऐसा असल में कुछ भी नहीं था। इतने में जैसे ही वो ऊपर की तरफ मुंह करती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए आया होता है। लीशन तो उसे देखकर देखती रह जाती है। वो कहने लगता है कि आज मैं तुमसे बात करने के लिए आया, बल्कि मैं तुम्हें सॉरी करने के लिए आया हूँ। तो वो उसके पास में बैठकर उसे बात करने लगता है। कहने लगता है कि जब मैंने तुमसे शादी करने का सोचा था तो मुझे अपना डेब्यू छोड़ना पड़ता था, पर मुझे डेब्यू से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगी, यहाँ तक कि शादी भी, इसलिए मैं उस टाइम पर तुम्हारे पास नहीं आया था। तो प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। और भी बातें कर रहा होता है तो लीशन कहने लगती है कि वो पास था जो गुजर गया। ये कहकर जब वहाँ से जाने लगती है तो वो दोबारा से उसे पीछे से रोक लेता है और उसे वो बात भी बता देता है कि जो हाउजिन ने उसे नहीं बताई थी कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गया था। लीशन ये सुनकर कहने लगती है कि वो तुम्हारे पास क्या करने गया था, क्या बात की उसने तुमसे। तो वो उसे बताता है कि वो मुझे धमकी वगैरह देने गया था कि मैं तुमसे आकर माफी मांगू। तो मैं उस टाइम पर नहीं माना था, मैंने कहा था मैं माफी नहीं मांगूंगा और उसको सारी इस बात की रीजन बता दी थी। अब ये बात सुनकर लीशन को सारी बातें याद आने लगती कि हाउजिन ने किस तरह इससे आकर बात की थी। मैं तो तब उसका मतलब भी नहीं समझ पाई थी कि वो मेरे पास क्यों आया है। और फिर एक्स बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है। ये बातें सुनकर लीशन भी वहाँ से जाने लगती है और वो भी वहाँ से चला जाता है। और घर पर हमें सीशी और सोंग दिखाई जाती है तो दोनों एक साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं। सोंग तो अपने काम से थक जाता है तो वो सीशी की तरफ आता है, उसे कहने लगता है कि चलो सोने के लिए चलते हैं, पर सीशी तो जाने के लिए तैयार नहीं होती और कहने लगती है कि मुझे बहुत काम है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से क्या करूँ, मुझे कौन सा कलर रखना चाहिए। तो सोंग भी उसे पकड़कर मोटिवेशन देने के लिए उसके फोरहेड पर किस करता है। इस किस के बाद तो सीशी को सच में एक आइडिया आ जाता है। वो उसी आइडिया पे बात करने लगती है तो सोंग इन्हीं बातों में उसे किस करने के लिए आ ही रहा होता है तो वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। अब ये देखने के बाद तो सोंग चुप करके बैठ जाता है कि इधर मेरा काम नहीं बनेगा। अब ये दिखाया जाता है कि लीशन किंडरगार्टन में होती है। वहाँ पर पहले तो उसका दिल नहीं लग रहा होता, ना ही वो सही से काम कर रही होती है, ना हाउजिन होने की वजह से। तो फिर से उसके पास डायरेक्टर आता है। डायरेक्टर आकर उससे बात वगैरह करने लगता है कि किस तरह तुमने बच्चों को वेलकम वगैरह करना है और इस तरह बातें वगैरह इनकी चल ही रही होती है। इतने में लीशन हमें पांडा बनी हुई दिखाई जाती है जो हर न्यू आने वाले बच्चे को एक फ्लावर दे रही होती है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। इतने में लीशन नोट करते हैं कि सामने वो कौन सा वाला पांडा खड़ा है और गार्ड से भी कहने लगते हैं, पर गार्ड कहने लगता है कि यहाँ पर तो एक पांडा ने आना था तो ये दूसरा कहाँ से आ गया। तो लीशन गार्ड से कहने लगते हैं कि इसे पकड़ो। जैसे ही वो उसे पकड़ने लगते हैं तो हाउजिन लीशन को धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि ये दूसरा पांडा हाउजिन था। अब लीशन भी हार मानने वालों में से नहीं थी, वो भी उसके पीछे लग जाती है। उसको इतना मारी होती है कि उसके हाथ से एक एक करके फ्लावर भी गिरे होते हैं, पर लीशन तो उसे मारने से रुक ही नहीं रही होती। लास्ट में तो उसके ऊपर बैठकर मारी होती है अपना पांडा मास्क उतार कर। हाउजिन तो उसे पहचान जाता है, कहने लगता है कि लीशन बस कर दो। तो फिर लीशन भी उसे पहचान जाती तो जल्दी से उसके ऊपर से वो मास्क हटाती है। तो हाउजिन भी उसको वही वाले फ्लावर्स देने लगता है, कहने लगता है कि हाफ तो तुमने मार मार कर गिरा दी है। तो लीशन ये सुनते साथ ही जल्दी से हाउजिन को हक कर लेती है और दोनों दिखाए जाते हैं जो एक साइड पर बैठे होते हैं, बातें वगैरह कर रहे होते हैं। हाउजिन कहने लगता है कि जो उससे मैंने बात कही थी कि मैं सब किसी और के हाथ का पीता हूँ, वो मैंने झूठ कहा था, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जैसी क्यूट लड़की मुझे कहीं और मिल सकती है। अभी लीशन भी उसे बता देती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम मुझसे मिलने के लिए गए थे और तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था, और तुम्हें पता है जब तुम मुझे इग्नोर कर रहे होते तो मुझे लगता था कि तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाओगे, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करने लगी थी। ये बात सुनकर हाउजिन कहने लगता है कि तुमने लास्ट में क्या कहा। तो लीशन तो भूल जाती है कि मैंने लास्ट में क्या बोला था। तो हाउजिन उसे कहने लगता है कि तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो लीशन कहने लगती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। ये सुनते ही जैसे हाउजिन उसे किस करने लगता है तो लीशन उसे रोकते हुए कहने लगती है कि अभी तो मैंने बात भी कंप्लीट नहीं की, पर हाउजिन फिर भी नहीं रुकता, उसे किस कर लेता है। और शिनतेन दिखाया जाता है जो लॉयर के पास आया होता है, वो सोंग का ही लॉयर होता है। उससे आकर पूछने लगता है कि क्या चैनचैन और शुआशा दोनों ट्विंस हैं। इस बात पर लॉयर कहने लगता है कि मैं आपको सोंग हाओ के घर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो शिनतेन भी ऐसे ही केस लगा देता है कि क्या सोंग हाओ ने सीशी से शादी शुआशा की कस्टडी के लिए की है। इस पर तो लॉयर चुप हो जाता है, कहने लगता है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है तो तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद शिनतेन सोचने लगता है कि लगता है मैंने बिल्कुल सही गेस किया, या तो उसके क्लोज गेस किया है। और टोंग दिखाई जाती है जिसको सीशी के डिजाइन की वजह से लॉस हुआ होता है, पर टोंग सीशी से फिर भी कुछ नहीं कहती। इतने में उनको एक न्यूज के बारे में पता लगता है कि सीशी ने जो एक ब्राउच शी चैन को बना कर दिया था, उसके बारे में लोग जब
पूछ रहे थे तो शीचैन ने बता दिया था कि मैंने ये कहाँ से बनवाया और यहाँ तक कि उसने इस कंपनी का नाम और सीशी का नाम भी लिखा था। पर वो टोंग को तंग करने के लिए कहने लगते हैं कि उसने तुम्हारा नाम ली लिखा पर सच में नहीं लिखा होता। तो टोंग गुस्सा नहीं होते और कहने लगते हैं कि तुम्हारे तो सभी दुश्मन दोस्त बन चुके हैं पर अपनी पहली वाली दोस्त को मत भूलना। तो सीशी कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। और शीचैन की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। और फिर सीशी दिखाई जाती है जो शीचैन से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। वो उससे उसी ब्राउच के बारे में बात कर रही होती है। तो शीचैन कहने लगती है कि वो ब्राउच तुमने मुझे बना कर दिया था वो मेरा लक था, इसी वजह से मैं फिर से एक अपनी ओपोनेंट टीम को हरा पाई हूँ। और साथ ही साथ उसे ये भी कहने लगती है कि तुम भी खाना बनाना सीख लो ताकि मैं जब आऊँ तो मुझे बना कर खिलाओ। तो सीशी कहने लगती है कि हाँ मैं सीख लूंगी। अभी इसके बाद सीशी के पास सॉन्ग हाउ आ जाता है। सॉन्ग हाउ उससे पहले कंपनी के बारे में बात वगैरह करता है। फिर उसे कहने लगता है कि क्यों ना हम वेडिंग करें। तो सीशी कहने लगती है कि इसकी क्या जरूरत। वो कहने लगता है कि इसकी जरूरत क्यों नहीं है, आखिर ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। और फिर वो उसको वेडिंग ड्रेस वगैरह दिखाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ डेज के बाद ग्रैंडपा का बर्थडे भी है। पर वो बर्थडे तो बहुत सिंपल करते हैं, यहाँ तक कि जब पहले बर्थडे करते थे तो बस मुझे और चैन चैन को अपने साथ बिठा कर खाना खा लेते थे। तो सीशी कहने लगती है कि क्यों ना हम उनके लिए इस बार कुछ चला करें। बच्चों के साथ कार्टून देखते हुए सीशी और सॉन्ग हाउ दिखाया जाता है। इतने में उनके साथ बात करने के लिए ग्रैंडपा आते हैं अपने बर्थडे के बारे में, क्योंकि हमेशा से वो डिनर करते आए हैं तो इसी बारे में बात करने वाले होते हैं। तो सीशी रोकते हुए कहने लगती है कल तो मुझे काम है और बहुत ज्यादा काम है। तो ग्रैंडपा उसे तो कुछ नहीं कहते और कहने लगते हैं कि अच्छे से काम करना है। सॉन्ग हाउ की तरफ आने लगता है तो सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि कल तो मुझे मीटिंग है और उस मीटिंग में भी मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रैंडपा को दोनों की तरफ से इनकार सुनने को तो मिल गया था। तो ग्रैंडपा भी बच्चों की तरफ आ जाते हैं। बच्चे भी उतने तेज आगे से कहने लगते हैं कि हमने गॉड मदर के साथ जाकर डिनर करना है। अब ये बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा थोड़ी गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना अब ग्रैंडपा कितना नाराज हो गए हैं। तो वह कहने लगते हैं कि अभी नाराज हुए हैं ना, देखना बाद में कितना खुश होते। हमें शिनचैन दिखाया जाता है जो कंपनी के डायरेक्टर के साथ बैठकर प्लान बना रहा होता है जो सॉन्ग हाउ के अगेंस्ट होता है। और घर पर रात में ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जो घर को देख रहे होते हैं कि आज घर में कोई भी नहीं है। यही कहते हुए जा रहे होते हैं तो एक एरो वाली लाइट ऑन होती है जिसके एरो के हिसाब से ग्रैंडपा उसी तरफ जा रहे होते हैं। आगे जाते जाते उन्हें डेकोरेशंस वगैरह नजर आती है, उन्हीं को देख रहे होते। इतने में सब लाइट्स ऑन हो जाती हैं और दोनों बच्चे ग्रैंडपा को बर्थडे विश करने लगते हैं। ग्रैंडपा उनसे पूछ ही रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कैसे। तो पीछे से बाकी सब भी आ जाते हैं और सभी ग्रैंडपा को विश करते हुए आ रहे होते हैं। उनके हाथ में रेड एनवेलप भी होता है जो वो ग्रैंडपा को देते हैं। और इतने में पीछे से बच्चे भी ग्रैंडपा के लिए केक लेकर आ जाते हैं। ग्रैंडपा तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और फिर सभी लोग साथ में बैठकर बर्थडे डिनर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें शिनचैन दिखाया जाता है जो सॉन्ग हाउ के घर पर आता है और यहीं से हमें सीन कट करके सीशी दिखाई जाती है जो अपना काम वगैरह करी होती है। इतने में सॉन्ग हाउ की से कॉल आती है। अभी इन दोनों की कॉल पे बात चल ही रही होती है। इतने में डोर पर नॉक होता है तो वो डोर ओपन करने के लिए जाती है। जैसे ही डोर ओपन करती है तो आगे से सॉन्ग हाउ से कॉल पर बात करते हुए यही उसके पास ही आ गया था। सीशी उसे कॉल पर कहने लगते है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा पाऊंगी। तो वह कहने लगता है कि क्यों, आपने किसी और के साथ जाना है। तो वह कहने लगती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। इसी के बाद सॉन्ग हाउ खुश होकर उसे गले लगा लेता है। दोनों खाना खाते हुए वेडिंग ड्रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। सॉन्ग हाउ कह रहा होता है कि तुम्हें जो पसंद आए बस तुमने ले लेना है। और सीशी इसी में बात करती है कि दोनों ट्विंस है तो हमें दोनों को सेम ड्रेसिंग करवानी चाहिए। अब इसी बात के बाद सॉन्ग हाउ भी सोच लेता है कि अब वो सीशी को सब बता देगा। यही सोचकर सीशी से कहने लगता है कि मैंने तुमसे बात करनी। सीशी कहती है कि हाँ बोलो, और वो तो खाना नहीं छोड़ी होती। सॉन्ग हाउ उसका खाना रखवा कर कहने लगता है कि जो मैं बात तुमसे करना चाह रहा हूँ उस बात को करने में मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। बस सीशी कहने लगती है कि क्या बात है बोलो। अब बात कहने से पहले सॉन्ग हाउ उसको गले लगा लेता और फिर कहने लगता है कि तुमने कभी सोचा कि चैन चैन और शुआ शुआ की बर्थडे एक ही दिन होती है। अभी इतना ही कहना होता है तो सॉन्ग हाउ को कॉल आ जाती है। अब कॉल के बाद सॉन्ग हाउ को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उस मीटिंग में शिनचैन अपनी सारी बात करने के बाद उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। उस लेटर को देखते साथ ही सॉन्ग हाउ को तो उस पर पहले गुस्सा होता है क्योंकि वो सारे कस्टमर्स अपनी तरफ ले गया था। इसी वजह से वो उसे कहता है कि हाँ निकल जाओ, अभी यहाँ से जाओ। पर उसके जाने से पहले डायरेक्टर कहने लगता है कि काफी शेयर होल्डर्स की बातें वगैरह तुम करते हो और भी बातें करते हो। तो उसकी बातों से पता लग जाता है कि अब शेयर होल्डर्स में शिनचैन भी आ चुका है। तो शिनचैन शेयर होल्डर बनने के साथ साथ कहने लगता है कि अब यहाँ पर मीटिंग दोबारा से होगी कि यहाँ का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सॉन्ग हाउ बनेगा या यहाँ कोई और बनेगा। इस बात पर तो साथ बैठे हाजुन को तो गुस्सा आ जाता है। कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि क्यों, अब वोटिंग करवाना क्या गलत बात है। और ये कहकर सभी लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। हाजुन उनके जाने के बाद सॉन्ग हाउ से पूछने लगता है कि अब आप क्या करोगे। तो वो कहने लगता है कि बस तुमने ये बात ग्रैंडपा को नहीं बतानी। इतने में सॉन्ग हाउ को घर से कॉल आती है जहाँ से पता लगता है कि ग्रैंडपा की तबीयत काफी खराब हो गई है। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया। तो सॉन्ग हाउ भी ये बात सुनने के बाद फौरन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जैसे डॉक्टर बाहर आते हैं तो उनसे पूछे होते कि क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि पेशेंट की तबीयत इतनी
स्थिति ठीक नहीं है तो हमें अभी ऑपरेशन नहीं करना, जैसे इन्हें होश आता है तो हम तभी इनका ऑपरेशन करेंगे। अब ये नहीं पता कि इन्हें होश कब आएगा। यह सुनकर तो सीशी भी परेशान से हो जाती है और सोंग हो उसे रिलैक्स करने लगता है। तो फिर सोंग हो को भी लाया कि कॉल आ जाते और सीशी को भी शिनतेन की तरफ से मैसेज आ जाता है कि मैंने तुमसे बात करनी है, वो भी ग्रैंडपा के बारे में कि उन्हें इस तरह की कंडीशन में मैंने पहुंचाया है। जब शिनतियान सोंग हो के घर पर गया था तो वो असल में ग्रैंडपा से बात करने के लिए गया था और उन्हें वो वाले पेजेस भी दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि सोंग हो ने शादी सीशी से अपने मकसद के लिए की है और ग्रैंडपा को भी थोड़ी बातें वगैरह कर देता है क्योंकि ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि ये बात किसी और को पता लगे और इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और जैसे सीशी शिनतेन से बात करने के लिए आती है तो वो पहले तो शिनतेन के मुंह पर थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है कि तुम ग्रैंडपा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शिनतेन तो उसकी बात पर हंसने लगता है और जब दोबारा से उसको हंसते हुए देखकर सीशी मारने लगती है तो इस बार शिनतेन उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम किस ग्रैंडपा का साथ दे रही हो जो लोग सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे हैं और तुम्हें पता है कि ये दोनों बच्चे ट्विंस हैं और सोंग हो ने तुमसे शादी इसलिए किया ताकि वो श्वाशा की कस्टडी ले पाए। पर इन सारी बातों पर सीशी जरा भी यकीन नहीं करती। शिनतेन कहने लगता है कि तुम उस पर यकीन करती हो पर मुझ पर यकीन नहीं करती। तो वो कहने लगती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है उनका। पर शिनतेन उसे चीख चीख कर बताने लगता है और लास्ट में उसको कस्टडी के पेपर्स भी दिखा देता और कहने लगता है कि ये सच में रियल है, अगर नहीं यकीन तो जाकर सोंग हो से पूछ लो। अब सीशी भी चुप करके वहाँ से कस्टडी के पेपर को पकड़ते हुए आ रही होती है। सोंग हो जो लायर के साथ बैठा था वो उसके आगे पेपर रख के पूछने लगती है कि क्या ये सच है, जिस पर सोंग हो तो बिल्कुल ही चुप हो जाता है। सीशी जब उसे दोबारा पूछती है तो सोंग हो कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, पर सीशी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से बाहर चली जाती है उसका पीछा करते हुए। सोंग हो भी वहाँ पर आ जाता है पर सीशी उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी। सोंग हो उससे कहने लगता है कि पर मैंने तुमसे बात करनी है, मैं इसी बात के बारे में तुम्हें बताना चाहता था, पर जब भी मैं तुम्हें बताने के लिए सोचता तो मेरा मुंह बंद हो जाता था। पर मैं यकीन करो मैंने अब श्वाशा की कस्टडी नहीं लेनी थी जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा और वैसे भी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, तो मैं ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ। जिसे सुनते सीशी कहने लगती है कि तुमने मुझसे बात या शादी प्यार की वजह से नहीं की बल्कि श्वाशा की वजह से की है। अगर मुझे पता होता ना मैं तुमसे शादी कभी ना करती। तुम झूठे हो और मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात पे यकीन नहीं है, चाहे जो मर्जी कह लो। ये क्या क्या कहने लगती है कि अब मुझे अकेला छोड़ दो। तो उसकी बात सुनकर सोंग हो भी जाकर बैठ जाता है और उसके पास हाजुन आता है। हाजुन आकर सोंग हो को शिनतेन के बारे में बता रहा होता पर सोंग हो तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता। हाजुन उसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो सोंग हो उसे कहने लगता है कि सीशी को सब पता लग गया और उसने मुझे कहा है कि मैंने तुमसे डिवोर्स लेनी है, तो अब मैं क्या करूँ तुम मुझे बताओ। सीशी दिखाई जाती है जो शिनतेन की बातों को याद कर रही होती है और फिर उसके बाद रिंग और डिवोर्स एग्रीमेंट रखकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हॉस्पिटल में सोंग हो दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडपा के पास होता है। ग्रैंडपा के पास बैठकर उससे बातें वगैरह करने लगता है और कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपको होश में आना होगा क्योंकि आप ही सही सब कुछ कर सकते हैं। और रोने लगता है कि ग्रैंडपा वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। और फिर सीशी जो श्वाशा के कपड़े वगैरह पैक कर रही होती है तभी वहाँ पर सीशी के पास टेंशन आ जाता है। आगे पूछने लगता है कि मॉम क्या आप यहाँ से जा रही हैं। तो सीशी कहने लगती है कि हाँ जा रही हूँ श्वाशा को लेकर क्योंकि काफी टाइम हो गया मैं अपने मॉम डैड से नहीं मिली। तो चंचल कहने लगता है कि मॉम प्लीज आप भी मुझे अपने साथ ले जाएं, मुझे क्यों नहीं लेकर जाती। बस सीशी उसे समझाने लगते है कि आपके डैड बिजी हैं तो आपको अपने डैड के साथ होना चाहिए इसलिए मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगी। और फिर चंचल को नींद भी आ रही होती है तो सीशी कहने लगते है कि मैं आपको सुला देती हूँ। तो उनके साथ बैठे बैठे खुद भी सो जाते है। आकर सोंग हो देख लेता है उसकी आकर ऊपर ब्लैंकेट देने लगता है पर सीशी इतने में उठ जाती है। सोंग हो से कहने लगता है कि मैंने तुमसे बात करनी है। तो सीशी बाहर चली जाती है। सोंग हो भी उसके पीछे आ जाता है। तो सोंग हो से काफी बात करने की कोशिश करने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हें ग्रैंडपा के होश आने तक यहीं पर रुकना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता ग्रैंडपा इस बात को सह पाएंगे। पर सीशी नहीं रुकते बल्कि कहने लगती है कि मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट साइड टेबल पर रख दिया है वहाँ से ले लेना। पर सोंग हो से कहने लगता है कि एक बात याद रख लो कि मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं देना, ना ही मैं उस पर साइन करूंगा। सोंग हो तो सीशी को गले भी लगाता है पर सीशी उसे इग्नोर कर रही होती है। और पीछे से चंचन दिखाया जाता है जो इन दोनों की बातें सुन लेता है और रूम में आकर रो रहा होता है। तो सीशी उसको देखकर पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो कहने लगता है कि मैंने एक बुरा सपना देख लिया था। तो सीशी उसे समझाने लगती है कि अभी तुम रियलिटी में हो तो कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद सीशी के जाने का टाइम आ जाता है जब वो श्वाशा को वहाँ से लेकर जा रही होती है। तो श्वाशा पूछने लगती है कि क्या पापा और भाई हमारे साथ नहीं जाएंगे ग्रैंडपा के पास। तो सीशी कहने लगती है कि आपके बाबा बिजी और चंचन ने उनके पास ही रुकना है तो इसलिए हम दोनों जाएंगे। चंचन दिखाया जाता है जो सोंग हो के पास आता है। सोंग हो ऊपर से सीशी को जाते हुए देख रहा होता है। चंचन उसे खींचने लगता है कि आप अभी मेरे साथ चले, हम मॉम को नहीं जाने दे सकते। पर सोंग हो तो जान ही रहा होता तो चंचन खुद ही सीशी को रोकने के लिए आ रहा होता है। पर जितने टाइम में उसने आना था सीशी इतने टाइम में श्वाशा को लेकर कार में बैठ जाती। जैसे ही वो कार से वहाँ से जा रही होती है तो श्वाशा उठकर देख लेती है कि पीछे से चंचन आ रहा है और वो कहने लगती है कि मॉम चंचन पीछे भाग रहा है। तो सीशी भी चंचन को देखने लगती है पर चंचन जो रोते हुए आ रहा होता है कि मॉम रुक जाए प्लीज मुझे ना छोड़कर जाएं। सीशी
सीशी फिर भी नहीं रुकती, बल्कि चैनचन जब पीछे गिर जाता है तो शुआंशुआंग बताती है कि भाई गिर गया है, जिसे देखने के बाद सीशी को भी रोना आ जाता है। वो शुआंशुआंग को गले लगाकर रोने लगती है। इधर जो पीछे चैनचन जो गिरा होता है तो उसे सॉन्ग उठाता और कहने लगता है कि मॉम चली गई है, पर चैनचन तो ये बात मानने का नाम ही नहीं ले रहा होता, बल्कि बस रो ही जा रहा होता है उसे गले लगाकर। सॉन्ग भी रोने लगता है। घर पर सीशी के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सीशी शुआंशुआंग को लेकर आ जाती है। इस तरह दोनों को आते अचानक देखकर मॉम डैड दोनों ही पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ सॉन्ग और चैनचन क्यों नहीं आया। तो वो कहने लगती है कि सॉन्ग काम में बिजी था, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आया। पर सीशी की मॉम तो शुआंशुआंग के पास आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो, क्या हुआ है। पर ये देखकर सीशी तो वहाँ से चली जाती है और शुआंशुआंग जो कुछ भी नहीं बताती तो उसको अपने साथ खाने पर बिठा लेते हैं। फिर सीशी की मॉम सीशी के पास आती और आकर कहने लगती है कि शुआंशुआंग काफी थक चुकी थी और वो मेरे कमरे में सो गई है, और यहाँ तक कि सीशी के लिए भी खाना लेकर आती हैं। पर उससे पहले सीशी की मॉम पूछने लगती है कि मुझे सच सच बताओ तुम्हारे और सॉन्ग के दरमियान क्या हुआ है। पर सीशी कहने लगती है कि कुछ भी नहीं हुआ मॉम। मॉम को यकीन तो नहीं आ रहा होता, पर फिर भी अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लेती हैं। तो अपनी मॉम से पकड़कर सूप पीने लगती है तो उसकी मॉम भी क्वेश्चनिंग कर रही होती है। देखकर सीशी लेट जाती है सोने के लिए कि मैं थक गई हूँ। तो उसकी मॉम भी उसको रूम में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और घर पर सॉन्ग दिखाया जाता जो कंपनी से वापस आता तो उसको पता लगता है कि सुबह से चैनचन ने अपने आप को रूम में बंद किया हुआ, ना ही सुबह से कुछ खाया है। अब सॉन्ग दूसरे की मंगवाकर डोर तो ओपन कर लेता है और चैनचन के पास जाकर कहने लगता है कि चैनचन को भूख लगी होगी तो मैं खिलाता हूँ। पर चैनचन कहने लगता है कि डैड मुझे रोना है और मुझे ये भी पता है कि रोने से कुछ भी सॉल्व नहीं होता, पर फिर भी मैं रोना चाहता हूँ। अब उनकी ये बातें सुनने के बाद आंट भी वहाँ से चली जाती है और सॉन्ग कहने लगता है कि तुम रोना चाहते हो ना, पर तुम अकेले में नहीं रोगे, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। और फिर चैनचन को गले लगा लेता है। चैनचन कहने लगता है कि मैं मॉम को मिस कर रहा हूँ, मैं अपनी सिस्टर को मिस कर रहा हूँ। उधर शुआंशुआंग दिखाई जाती है जिसके बाल सीशी बना रही होती है तो शुआंशुआंग कहने लगती है कि मुझे मेरा भाई और डैड चाहिए। तो सीशी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर शुआंशुआंग कहने लगती है कि गॉड मदर ने कहा था फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर आप तो ये बात पूछती ही नहीं है कि शुआंशुआंग को क्या अच्छा लगता है। तो सीशी भी गुस्से से कह देती है कि क्या शुआंशुआंग को डैड अच्छे लगते हैं, मॉम नहीं चाहिए। पर शुआंशुआंग कहने लगती है कि मॉम भी चाहिए पर मुझे डैड भी चाहिए। और ये कहकर जब शुआंशुआंग रो रही होती है तो सीशी उसको गले लगाकर साथ रोने लगती है। अब दोनों पेरेंट्स अपने अपने घर दोनों बच्चों को सुला रहे होते हैं। इसी में सॉन्ग जब सो जाता है तो चैनचन चुपके चुपके रूम से बाहर आकर अपनी उसी वॉच से शुआंशुआंग को कॉल करता है। शुआंशुआंग भी जिसको नींद नहीं आ रही होती वो भी जल्दी से कॉल को देखने के बाद साइड में जाकर अपने भाई से बात करने लगती है। दोनों एक दूसरे को बताने लगते हैं कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तो शुआंशुआंग कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगा। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है आ जाना, ये देख के ये वाला पिंक डॉट मेरा है और ब्लू डॉट आपका है, इसी से आ जाना। अब शुआंशुआंग तो खुश हो जाते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग चैनचन अपने घर से जाते हुए कहने लगता है कि डैड सॉरी, पर मैं अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और घर पर सीशी दिखाई जाती है जिसको लग रहा होता है कि शुआंशुआंग उसके मॉम डैड के पास है, पर अपने मॉम डैड से पता लगता है कि शुआंशुआंग तो उनके पास है ही नहीं थी। तब इस बात का पता लगने के बाद वो हर जगह पर शुआंशुआंग को ढूंढ रहे होते हैं। घर पर सॉन्ग और जो चैनचन को ढूंढ रहा होता है उसे कहीं पर भी चैनचन नहीं मिल रहा होता और हमें शुआंशुआंग दिखाई जाती है जो एक जगह पर चीज लेती है। पर चीज लेने के बाद जब आंट उसे पैसे मांगती है तो उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो कहने लगती है कि तुम पैसों के बगैर चीज लोगी, जिसमें वो बताती है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आई हूँ। ये कहकर अपने भाई को आवाज देने लगती है, पर इतने में वहाँ पर चैनचन आ जाता है और शुआंशुआंग को देखकर जब आवाज देता तो शुआंशुआंग भी अपने भाई को देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं तो चैनचन शुआंशुआंग के पैसे देने के लिए अपनी वॉच दे देता है। आज जब उन्हें और भी चीजें वगैरह देने लगती है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर सीशी तो शुआंशुआंग को ढूंढ रही होती है, तभी आगे से सॉन्ग कार लेकर आ जाता है। कहने लगता है कि चैनचन भी नहीं मिल रहा तो कार में बैठ जाओ। तो सीशी भी उसके साथ कार में बैठ जाती है, पर पीछे इधर चैनचन और शुआंशुआंग जो दोनों जा रहे होते हैं, पर दोनों को ही घर का रास्ता नहीं पता होता। अब चैनचन जब अपनी सिस्टर को सैड देखता है तो सोचने लगता है कि मुझे ही इसका ख्याल रखना होगा, आखिर मैं इसका बड़ा भाई हूँ। और सॉन्ग और सीशी जो लोकेशन को देखते हुए उस शॉप वाली के पास पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर सिर्फ उन्हें चैनचन की वॉच मिलती है और चैनचन जो फ्लावर्स वगैरह तोड़कर अपनी सिस्टर के लिए लाता है। और फिर शुआंशुआंग कहने लगती है कि मुझे प्यास लग गया, प्यास के लिए वो उसके लिए वाटरमेलन लेकर आता है। वाटरमेलन को दोनों ही बैठकर खाने लगते हैं। इतने में सॉन्ग और सीशी दोनों ही उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर चैनचन और शुआंशुआंग होते हैं। और उससे पहले शुआंशुआंग और चैनचन सोच लेते हैं कि हमें पुलिस वाले से बात कर लेनी चाहिए ताकि वो हमें घर पर छोड़ दें। पर इतने में दोनों के मॉम डैड पीछे से आ जाते हैं। दोनों ही जाकर अपने मॉम डैड के गले लगते हैं और दोनों ही अपने बच्चों से मिलने के बाद रो रहे होते और कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को इस तरह बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। पर चैनचन कहने लगता है कि मॉम मैंने आपको ढूंढ लिया। और फिर शुआंशुआंग भी सीशी के गले लग जाती है। ये देखकर पीछे से सॉन्ग भी उन सब के गले लग जाता है। सीशी दिखाई जाती है जिसके पास उसकी मॉम आकर उसे समझा रही होती है कि कपल्स में इस तरह की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और दूसरी
तरफ सॉन्ग हाउ को सीशी के डैड समझा रहे होते हैं। अभी दोनों को कहा जाता है कि तुम दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। रात में जब सॉन्ग हाउ सीशी के रूम में आता है तो सीशी लेटी होती है। सॉन्ग हाउ उसके पास चेयर पर बैठकर बात वगैरह करने लगता है और अपने भाई के बारे में भी बताता है कि मेरी और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। वो मेरा बड़ा भाई था पर मेरे बड़े भाई ने घर छोड़ दिया था और अब्रॉड चला गया था, इसलिए ना तो हमारा उसके साथ कोई कांटेक्ट था ना ही कुछ था। और हमें तो उसके बारे में लास्ट न्यूज तब आई जब उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। ये बात सुनने के बाद सीशी पूछने लगती है कि क्या मतलब तुम्हारे ग्रैंडपा ने मना नहीं किया था कि उनको मेरी सिस्टर से शादी करने के लिए? पर सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी सिस्टर इन लॉ कौन है और ना ही हम कुछ जानते थे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि सीशी के मॉम डैड दोनों बैठे होते हैं। तभी सीशी और सॉन्ग हाउ दोनों उनके पास आकर बैठ जाते हैं। तो सीशी उन्हें बता देती है कि मेरी सिस्टर के ट्विंस बच्चे थे। अब उसकी मॉम तो पूछने लगती है कि क्या मतलब ट्विंस थे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहने लगती है कि हाँ ऐसा सच है। फिर उसके डैड पूछने लगते हैं कि दूसरा कहाँ पर है। तो सॉन्ग हाउ बताता है कि उसका दूसरा बेटा चैन चैन है। तो वो कहने लगते हैं कि क्या मतलब सॉन्ग हाउ ये तुम्हारा बेटा नहीं है? तो वो बताता है कि मेरे बड़े भाई का बेटा है। और उसके बाद उसके डैड कहने लगते हैं कि क्या इन बच्चों की वजह से तुम दोनों ने आपस में शादी तो नहीं की थी? जिस पर सीशी कह देती है कि हाँ मैंने इसे प्रपोज किया, तो मैंने शादी के लिए कहा था क्योंकि मैं दोनों की कस्टडी लेना चाहती थी। अब ये सुनकर तो डैड की तबीयत खराब हो जाती है और फिर जाकर सारी सच्चाई के बारे में सीशी की मॉम बताती है और कहने लगती है कि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है बल्कि मैंने ही तुम्हारी सिस्टर को अडॉप्ट किया था। और फिर जब मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, डॉक्टर ने कहा था कि मुश्किल है। जब तुम्हारी सिस्टर 5 इयर्स की थी तब हमने उसे अडॉप्ट किया था और हम उसे घर पर लेकर आ गए थे। पर कुछ टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे घर पर तुम पैदा हुई थी। हम सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी पर इतनी घर में गरीबी आ गई थी कि हम 2 बच्चों का खाना नहीं पूरा कर पा रहे थे, इसीलिए हमने पता नहीं दिल में कैसे मनाकर तुम्हारी सिस्टर को वापस यतीम खाने भेजने का सोचा था। और जब हमने उसको 10 इयर्स की एज में वापस भेज दिया तो जैसे हमारे हालात थोड़े बेहतर हुए तो हमने सोचा कि हम उसको दोबारा वापस ले आते हैं। और जब वापस लाए तो वो बहुत चेंज हो चुकी थी और हम पर ही सारा ब्लेम डालती थी। रातों में वो बाहर चली जाती थी, उसने कोई दोस्त बना लिया था। तो सीशी पूछने लगती है कि वो दोस्त कौन था, जिस पर उसकी माँ बताती है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, बस मुझे ये पता था कि वो लड़का है। अब सीशी को शिंतिया पर शक होता है क्योंकि उसकी बातें भी ऐसी थी। तो वो शिंतियन की पुरानी पिक दिखाती है जिसको देखते साथ ही उसकी माँ पहचान जाती है। और सॉन्ग जो कॉल पर बात कर रहा होता है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि ग्रैंडपा को होश आ गई, उनकी थोड़ी तबीयत बेहतर हो गई है। और जैसे ही सीशी के पास आकर बैठता है तो सीशी उससे दूर हो जाती है। तो वो सीशी को देखकर कहने लगता है कि ये शिंतियन हमारे दरमियान क्यों आ रहा, हमें क्यों दूर करना चाहता है, उसे हमसे क्या चाहिए। तो सीशी सोचने लगती है कि पहली बार वो मुझे कैसे मिला था। और फिर उसको बातों से याद आता है कि उसने एक दफा कहा था कि मैं यतीम खाने में बड़ा हुआ हूँ। तो यही सब सोचकर जैसे उठकर जाने लगती है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर सॉन्ग हाउ से पकड़ लेता पर वो कहने लगती है कि थोड़ी थकावट होगी इसलिए ऐसा हुआ है। अभी दिखाया जाता है कि जब वो यतीम खाने पहुँचते हैं तो वहाँ तो बिल्कुल ही खाली हुआ था काफी टाइम से। पीछे से इतने में आदमी आता हुआ आकर पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। अब सॉन्ग हाउ तो इस बात के बाद कहने लगता है कि क्या आपको पिछले कुछ स्टाफ के बारे में पता है, जिस पर वो आदमी एक घर के बारे में बताता और वो उनके पास पहुँच भी जाते हैं। अब जैसे सीशी पहुँचते तो अपनी सिस्टर के बारे में पूछने लगती है पर उन्हें इसकी सिस्टर याद नहीं आ रही, तो वो याद करवाने लगती है कि 5 इयर्स की एज में वो अडॉप्ट हुई थी और वापस से 10 इयर्स की एज में भेज दिया था। तो इस बात से उन्हें सीशी की सिस्टर के बारे में याद आ जाता है। तो सीशी पूछने लगती है कि क्या आपको पता है कि उसका कोई क्लोज फ्रेंड था, तो वो तो उन्हें याद नहीं आ रहा होता। तो सीशी उन्हें पिक दिखाने लगते हैं, यहाँ तक कि नेम भी बताती है। अभी भी इतना खास कुछ याद नहीं आ रहा होता तो सीशी को याद आता है कि उसकी एक दफा उसने चोट देखी थी, तो वो उसकी चोट के बारे में बताती है। तो उसी टाइम उसे याद आ जाता है कि ये किस लड़की की बात कर रही है, पर उसका नाम उस टाइम पर शिंतियन नहीं था बल्कि शीलाइफू था। और वो बताती है कि जब वो बच्चा मेरे पास आया था तो उसको बहुत ही ज्यादा मार पड़ी हुई थी क्योंकि उसकी मॉम उसको अपनाना नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर आ गया था। पर वो किसी भी बच्चे को बुलाता नहीं था, वो बिल्कुल ही चुप हो गया था। पर जब से वो तुम्हारी सिस्टर से मिला था तब से वो तुम्हारी सिस्टर से सिर्फ बात करता था और किसी से नहीं। वही उसे बुली होने से बचाती है। और सॉन्ग और सीशी दिखाए जाते तो दोनों ही बात करके वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में सॉन्गा कहने लगता है कि कहीं शिंतियन तुम्हारे पीछे इसलिए तो नहीं पड़ा क्योंकि तुम उसकी छोटी सिस्टर हो और वो तुम्हें शायद अपनाना चाहता हो, जिस पर सीशी कहने लगती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वैसे भी अभी हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो वो कहने लगता है कि कैसी बात है, जिस पर सीशी कहने लगती है कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर शिंतियन के साइड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो पैसे वगैरह कमा कर लाकर सीशी की सिस्टर को देता है, जिसे देखने के बाद वो उसे कहने लगती है कि नहीं ये पैसे तुम रखो। तो वो कहने लगता है कि नहीं तुम रखो, तुम्हें काफी जरूरत होती है, तुम आखिर स्कूल में खर्च करती होगी। तो वो कहने लगती है कि अब्रॉड जाने की वजह से तुम्हें मुझे पैसे लाकर देने पड़ते हैं और तुम ओवर टाइम जॉब वगैरह कर रहे हो। वो कहने लगता है कि नहीं मुझे अच्छा लगता है। और फिर वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें क्लास में कोई लड़का पसंद है या कोई तुम्हें लाइक करता है, जिस पर वो कहने लगती है कि अगर हो तो तुम क्या जेलस होगे। तो वो कहने लगता है कि अगर तुम खुश हो तो मैं क्यों होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हो ना मेरे पास, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर शिंतियन खुश हो जाता है। रात में सॉन्ग
सॉन्ग जिसको नींद नहीं आ रही होती तो वो सीशी के पास आ जाता है जिसके पास बच्चे सोए होते हैं और उसके साथ में आकर लेटकर बातें वगैरह करने लगता है, जबकि उसको ये पता होता है कि सीशी तो सोई हुई है। वो उससे सॉरी वगैरह करने लगता है, कहने लगता है कि मुझे पता है मैंने बहुत सेल्फिश वाला काम करने लगा था, पर मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे कभी प्यार हो सकता है, पर तुमसे प्यार करने के बाद मैं कभी तुमसे दूर नहीं रह सकता। और ये बातें करते हुए रो रहा होता है। ये भी बताता है कि चंचन भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, उसे भी एक मॉम चाहिए और मैं भी नहीं रह सकता, पर उसे इस बात का नहीं पता होता कि सीशी उसकी सारी बातें सुन रही है और वो ये तक कहता है कि तुम मुझे डिवोर्स मत दो। ये बातें कहते हुए रोते हुए उसके साथ ही सो जाता है और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सीशी दोनों बच्चों के साथ घर पर आ जाती है। दोनों बच्चे तो घर आकर काफी खुश होते हैं। सीशी जैसे घर आती है तो उसको टोंग की कॉल आती है। टोंग कहने लगते है कि तुम्हें पता है ग्रैंडपा की तबीयत नहीं ठीक, तुमने मुझे वो भी नहीं बताया, और तुम्हें पता है कि तुम डिवोर्स लेने वाली, तुमने ये भी नहीं बताया, और हाँ मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी उससे ली जाने वाली है, पर तुम तो मुझे दोस्त ही नहीं समझती ना। इतनी बातें सुनाकर टोंग कॉल कट कर देती है, पर कॉल कट होने के बाद भी उसको बस यही हो रहा होता है कि अभी तक इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, अभी तक इसने मुझे कॉल क्यों नहीं की। यहाँ तक कि उसको तो वही चैट से ब्लॉक भी कर देती है और फिर इसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड मतलब लीशन को कॉल करती है। उसे कहने लगती कि क्या तुम्हें पता था कि सीशी के साथ क्या क्या चल रहा, तो वो बताने लगती है कि हाँ ग्रैंडपा की तबीयत नहीं ठीक और मैं वही हॉस्पिटल में हूँ। अब ये बात सुनने के बाद टोंग उसकी भी कॉल कट करके उसे भी ब्लॉक कर देती है और कहने लगती है कि कोई दोस्त नहीं होता, ये मुझे कुछ भी नहीं बताती। इतने में डोर पर सीशी आ जाती है। सीशी को देख कर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। तो वह कहने लगती है कि दोस्त तुम्हारी मसले में है तो उसकी हेल्प करो ना। ये कहकर टोंग के घर पर खुद ही आ जाती है और टोंग जो उसके आने पर खुश हो रही होती है, उसके आने के बाद सीशी उसको सब कुछ बता देती है। इधर सॉन्ग को दिखाया जाता है। हाजुन उसे कहने लगता है कि हमारे पास सिर्फ शेयर्स का 40% है, बाकी 60% उनके पास है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अभी ग्रैंडपा के पास चले जाए, मैं यहाँ पर आपकी शेयर्स वगैरह संभाल लूंगा और वोटिंग वाली मीटिंग भी देख लूंगा। और इधर सीशी दिखाई जाती है जो कहने लगती है कि मेरे मसलों को छोड़ो, हमें सॉन्ग के लिए कुछ करना होगा। पर टोंग कहने लगती है कि मेरे पास इतने ऐसे शेयर्स नहीं है जिसकी वजह से मैं कुछ कर पाऊँ, ना ही बोर्ड के स्टैंडर्ड के हैं। सीशी दिखाई जाती है जो ग्रैंडपा के पास आई होती है, पर ग्रैंडपा को अभी तक होश नहीं आई होती। तो ग्रैंडपा के पास बैठकर कहने लगती है कि ग्रैंडपा आपको जल्दी उठना होगा ताकि आपसे भी मुझे कुछ बातों का पता लग सके, और अभी तो मैं सिर्फ सॉन्गयान के लिए काम कर रही हूँ ताकि उसकी कंपनी को बचा सकूं और उसको बचा सकूं। उसकी ये सब बातें सुन के ग्रैंडपा की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर से सीशी शीतियन को मिलने के लिए बुलाते, उससे कहने लगती है कि तुम क्या चाहते हो जो सॉन्ग हाउस की कंपनी के पीछे पड़े हुए हो। तो वो कहने लगता है कि सॉन्ग हाउस की फैमिली की बात कर रही हो कि अपनी फैमिली की बात। तो कहने लगती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो कहने लगता है कि एक मेरा दुश्मन है और एक मेरी फैमिली है। अब ये सुनते ही सीशी कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुमने सॉन्ग हाउस का पीछा नहीं छोड़ा और अभी से पीछे ना हटे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और इसी तरह मीटिंग का टाइम आ जाता है जहाँ पर सॉन्ग हाउस मीटिंग के लिए आकर बैठता है और आज ही वोटिंग होनी होती है। वोटिंग से पहले सॉन्ग हाउस अपनी इस कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है कि इसको बने इतने साल हो गए हैं और तब हमने सिर्फ ग्रोसरी की एक शॉप बनाई थी और वो ग्रैंडपा ने किया था, पर उसके बाद से इसने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि लोगों के सामने ही है। पर चलो आज मैं यहाँ इस सीट से जा रहा हूँ, पर हमेशा मैं इस कंपनी का मेंबर ही रहूंगा। ये कहकर सबसे थैंक्स कहने लगता है उसके साथ अच्छे से काम करने के लिए। अब इतनी अच्छी स्पीच के बाद सॉन्ग हाउस के लिए सब क्लैप करने लगते हैं, पर शिनतेन उन्हें चुप करवा लेता है। कहने लगता है कि अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो हमें वोटिंग भी करवा लेनी चाहिए। तब उसकी ये बात सुनने की वजह से ही सॉन्ग हाउस वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो इतने में वहाँ टोंग और सीशी आ जाती है। टोंग आगे कहने लगती है कि मैं भी यहाँ पर वोट देने के लिए आई हूँ, पर सॉरी थोड़ा लेट हो गई। जिसको देखते ही शिनते कहने लगता है कि तुम्हारा तो यहाँ पर वोट भी नहीं बनता तो तुम क्यों देने के लिए आई हो। तो वो इस बात से बताने लगती है कि अब यहाँ के शेयर्स सीशी के नाम पर भी हैं, तो हमारा अब तो हक बनता है ना हम वोट दे सके। तो इसी वजह से टोंग ज्यादा पावरफुल हो गई थी और ये सब प्लान सीशी और टोंग ने मिलकर किया था। सब लोग जब सुनते हैं कि ये ज्यादा पावरफुल है तो टोंग के साथ साथ बाकी वहाँ के बैठे लोग भी सॉन्ग हाउस को वोट देने के लिए मान जाते हैं। सॉन्ग हाउस तो ये देखकर खुश हो जाता है। और इस वोटिंग के टाइम के बाद जब सीशी, सॉन्ग हाउस और टोंग एक जगह पर बैठे होते हैं तो सॉन्ग हाउस टोंग को थैंक्स कहने लगता है, पर टोंग कहने लगती है कि ये मेरी वजह से नहीं बल्कि सीशी की वजह से हुआ है। अब ये बात सुनते ही वो सीशी को थैंक्स कहने लगता है, तो सीशी कहने लगते है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि बच्चों के लिए किया है। और फिर टोंग को याद आता है कि मुझे तो एक जगह पर अभी काम पर जाना था, यही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर पीछे सीशी और सॉन्ग हाउस रह जाते हैं। सॉन्ग हाउस सीशी से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, जिस पर सीशी कहने लगती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो सॉन्ग हाउस कहने लगता है कि समझने की तुम कोशिश नहीं कर रही, मैंने तुम्हें ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए जाना है। इतने में सॉन्ग हाउस को कॉल आ जाती है जिससे पता लगता है कि ग्रैंडपा को होश आ गई है। अब ये सुनते ही सॉन्ग कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे ग्रैंडपा से मिलने के लिए। वैसे अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों ही ग्रैंडपा को मिलने के लिए पहुंचे होते हैं। ग्रैंडपा उनसे बात कर रहे होते हैं और तभी ग्रैंडपा ने सीशी से बात करनी होती है तो सॉन्ग हाउस को पानी लाने का कहकर वहाँ से भेज देता है। और फिर सीशी से कहने लगता है कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ। तो सीशी बताते हैं कि सॉन्ग हाउस के भाई की वाइफ मेरी सिस्टर ही थी। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अच्छा
ऐसी बात है और तुम दोनों ने अपना क्या सोचा है? जिस पर सीशी कहने लगती है कि डिवोर्स का सोचा था क्योंकि सोंग हाओ ने मुझसे शादी शान की कस्टडी के लिए की थी। अब ये बात सुनकर ग्रैंडपा उससे अपनी तरफ से सॉरी करने लगते हैं कि सोंग हाओ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, अगर उसका इरादा बदल गया हो तो वो अलग बात है। फिर सीशी उनसे सोंग चैन के बारे में पूछने लगते हैं, मतलब सोंग हाओ के भाई के बारे में। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि वो मुझे यहाँ से छोड़कर चला गया था, ना ही उसने मुझसे बात की थी। मैं तो चाहता था कि वो इस कंपनी को संभाले, पर मैं ज्यादा गौर सोंग हाओ पर करता तो उसको लगा कि मुझे उसकी परवाह ही नहीं, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया, ना ही मुझे फिर कभी बुलाया। और जब वो यहाँ से अब्रॉड चला ही गया था तो मुझे लगा कि वो अकेला रह सकता है, पर उसके बाद मुझे उसके एक्सीडेंट की खबर मिलती है। तो सीशी पूछने लगती है कि वो शुरू से कैसा था। तो वो बताने लगते हैं कि वो बिल्कुल ही मासूम सा था, हर किसी से बुली हो जाता था, वो सोंग हाओ जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इतने में पीछे से सोंग हाओ पानी लेकर आ जाता है। जैसे वहाँ से ग्रैंडपा को सोंग हाओ लेकर जाता है तो सीशी को वॉमिट होने लगता है। इसी तबीयत का सोचकर सीशी प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सोचती है, जिसको टेस्ट करने के बाद पता लगता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट का जैसे पता लगता है पहले थोड़ी खुश भी होती है, पर फिर सोचने लगती है कि अब मैं इसके बारे में सोंग हाओ को क्यों बताऊं, कहीं हम कल को सेपरेट ना हो जाए। और फिर सोचने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ग्रैंडपा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं कि शिनतेन मुझसे कुछ छुपा रहा है। और फिर जब सीशी घर से बाहर जाने लगती है तो इतने में सोंग हाओ घर पर आ जाता है। उसे जाते देखकर पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जाने लगी हो। तो वह कहने लगती है कि वैसे ही मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ। तो इतने में फिर से सीशी की थोड़ी तबीयत खराब होती है, जिससे देखकर सोंग हाओ से पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो वह कहने लगती है कि कुछ नहीं, थोड़ा स्टमक अपसेट है। तो फिर भी सोंग हाओ से कहने लगता है कि अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पर सीशी फिर भी नहीं रुकती है, वहाँ से चली जाती है। और सीशी असल में शिनतेन से मिलने के लिए आई थी और उससे आकर कहने लगते है कि ग्रैंडपा को भी मेरी सिस्टर के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही सोंग चैन के बारे में पता है। तो अब तुम ही मुझे बता दो कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। तो वो उसको उसकी सिस्टर की पिक दिखाने लगता है, जिसमें वो अपनी सिस्टर के साथ सोंग हाओ को देखती है और कहने लगती है कि ये दोनों इकट्ठे कैसे। जिस पर शिनतेन बताता है कि ये सोंग हाओ नहीं बल्कि सोंग चैन उसका भाई। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब शिनतेन सीशी की सिस्टर के पास आता है तो वो उसे बता देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनते उसके हाथ से जो बर्गर नीचे गिरता है तो वो उसे उठा के खाने लगता है। और फिर वो उसको बताने लगती है कि मेरे रिलेशन को 1 साल हो गया है और तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या खुश नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि मैंने तो अपने बारे में सोचा था, पर लगता है तुम्हारे लिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि तुम अच्छे स्कूल से पढ़ी हो और अच्छी जगह तुमने एजुकेशन हासिल की है, तो इसीलिए तुम मुझे भूल गई। तो वो कहने लगती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में अलग जगह है, तुम्हारी जगह कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो वो उसको गले लगा लेता और कहने लगता है कि तुम अभी भी मेरे बारे में सोच सकती हो। पर वो उसे बताने लगती है कि अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। और फिर शिनतेन उसे बता रहा होता है कि उसे सोच लिया था कि वो बच्चा पैदा करेगी और उसको एक अच्छा घर देगी जो उसे नहीं मिला, और मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसकी जिंदगी से बिल्कुल दूर चला जाऊंगा। पर एक दफा वो मेरे पास आती और आकर कहने लगती कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि उसको सोंग चैन ने छोड़ दिया था। तो वो कहने लगती कि उसने क्यों छोड़ा। तो शिनतेन बताता है कि उसके फैमिली ने मना किया था शादी करने से, जिसकी वजह से उसने इसको ही छोड़ दिया। वो मेरे पास रोते हुए आई थी, उसने कहा था कि तुम इन बच्चों के बाप बन जाओ। मैं बनना तो चाहता था, पर उससे पहले ही सोंग चैन ने तुम्हारी बहन को मार दिया। सीशी को तो इस बात पर यकीन नहीं होता, तो वो उसको रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है जिसमें सोंग चैन बोल रहा होता है कि आज मैं तुम्हें मार कर छोड़ूंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब यही सोच कर सीशी घर पर जा रही होती है, पर उसके रास्ते में तबीयत खराब होती है। पर फिर भी वो किसी तरह घर पर पहुँचते, जहाँ पर सोंग हाओ ने उसके लिए पहले से खाना बना कर रखा होता है। पर सोंग हाओ के कहने पर वो उसे कहने लगती है कि हम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब ये सुनते ही सोंग हाओ तो परेशान सा हो जाता है। सीशी बाहर जाकर बैठ जाती है। सोंग हाओ उसके पास आकर आके पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम और तुम्हारा भाई क्या ट्विंस थे। जिस पर वो कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बताती है कि मैं शिनतेन से मिलने के लिए गई थी और वहीं से पता लगा है। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी और उसने तुम्हें क्या क्या बताया। जिस पर वो अपनी सिस्टर की वही वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। अब ये सुनते साथ ही सोंग हाओ तो कहने लगता है कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता, वो कभी भी ऐसे नहीं है। और एक दो बार और सुनता है। इतना टाइम सुनने के बाद वो कहने लगता है कि ये फेक है, किसी ने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बनाने की कोशिश की है। तो जब सीशी भी सुनती है तो उसको भी समझ आ जाता है, कहने लगती है कि ये तो हाफ है। तो सोंग हाओ से कहने लगता है कि परेशान नहीं हो, जब भाई की डेथ हुई थी तो ग्रैंडपा उनकी चीजें वगैरह और डॉक्यूमेंट्स लेने गए थे, तो ग्रैंडपा को सब पता होगा। तो इतने में ग्रैंडपा आते हैं कि तुम दोनों ने क्या अभी तक सोना नहीं है, इतनी रात हो गई है। सीशी और सोंग हाओ दिखाए जाते जो ग्रैंडपा के पास बैठे होते हैं। ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि क्या आप हमें सितियन के बारे में बता सकते हैं। और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जो वॉइस तुम लोग सुन रहे हो उस वॉइस को मैंने भी सुना हुआ है, और क्या सच में तुम अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हो। तो ग्रैंडपा भी एक बॉक्स से निकालकर उसकी चैट दिखाने लगता है जो सोंग चैन के साथ हुई थी। सोंग चैन को जब उसने पहली बार बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सुनने के बाद तो सोंग चैन काफी खुश होता है, कहने लगता है कि हम शादी करेंगे। अब इस बात से सीशी को तो यकीन हो चुका था कि वो शादी करने वाला था। अभी ग्रैंडपा बताने लगता
लगता है कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे भी कॉल की थी और कहा था कि बच्चे के लिए पैसे तो पर मैंने मना कर दिया था। और साथ ही साथ एक उसकी सिस्टर और सॉन्ग चैन की वॉइस भी देते हैं, जिसको लेने के बाद सीशी तो बाहर चली जाती है। पर सॉन्ग का कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम सीशी के घर तक जाते, ये मेरा ही कसूर था। अगर मैं तब वहाँ पर चला जाता तो दोनों बच जाने थे। मेरे घर का बस बेटा नहीं गया बल्कि साथ साथ सीशी के घर की भी बेटी गई है। ये बात कह के ग्रैंडपा रोने लगते हैं। भाई सीशी दिखाई जाती है जो उस ऑडियो को सुन रही होती है, जिसमें उसकी सिस्टर सॉन्ग चैन से बच्चे के लिए पैसे मांग रही होती है। पर सॉन्ग चैन कहने लगता है कि क्या तुमने मुझसे शादी इसी वजह से किया है कि तुम मुझसे पैसे ले पाओ। अब इस वॉइस को सुनने के बाद तो सीशी वहीं पर बेहोश हो जाती है और होश में आती है तो वो हॉस्पिटल में होते, जहाँ पर सभी लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं और उसको कांग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि सीशी प्रेग्नेंट है। अपने बच्चों के क्यूट क्यूट बातों से भी सीशी खुश हो रही होती है। फिर ग्रैंडपा सबको बाहर लेकर जाने लगते हैं कि इन दोनों को अकेले रहने दो। पर जाते हुए ग्रैंडपा को सीशी रोक लेती है, कहने लगती है कि मुझे आपसे बात करनी है। और ग्रैंडपा को अपने पास रुकवाने के बाद उनसे सॉरी करने लगती है। पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हारी किसी भी चीज में कोई गलती नहीं है और ना ही आगे होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वजह से तुम दोनों के रिलेशन में कुछ हो। ये कहकर उन दोनों का हाथ ग्रैंडपा एक साथ मिला देते हैं और फिर सॉन्ग से कहने लगते हैं कि तुम एक बार फिर से फादर बनने वाले हो तो क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं। तो वो सीशी से कहने लगता है कि बेटा हो या बेटी मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। ये बात सुनकर सीशी भी खुश हो जाती है और फिर ग्रैंडपा सॉन्ग को भी वहाँ से ले जाता है कि सीशी के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आओ। अब उनके जाने के बाद सीशी को शिनतेन की कॉल आती है, जो उसे कहने लगता है कि तुम्हें उस ऑडियो के बाद तो पता लग गया होगा ना कि मैं सच्चा हूँ, क्या अब तुम मेरे साथ काम करोगी। सॉन्ग को हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पर सीशी कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी बल्कि मैं सॉन्ग के साथ रहूंगी। और फिर सीशी जब किंडरगार्टन से दोनों बच्चों को लेने के लिए जाती है तो वहाँ से पता लगता है कि दोनों बच्चों तो यहाँ से गायब हो गए हैं, पता नहीं कौन उन्हें उठाकर ले गया है। और ये बात जैसे सॉन्ग को पता लगती है तो वो भी सीशी के साथ दोनों बच्चों को ढूंढने लगता है। सीशी की तो सोच सोच कर हालत ही खराब हुई होती है, पर उसे यकीन होता है कि ये काम शिनतेन ने किया होगा। वो उसे कॉल करते है पर शिनतेन उसे कुछ भी नहीं बताता। अब वो दोनों ढूंढ रहे होते इधर शिनतेन जो बच्चों के पास होता है। अब उन बच्चों को तो अंकल बातें करने में अच्छा अंकल लग रहा होता है, इसी वजह से वो अच्छे से उनके साथ रह रहे होते हैं। पर इसी में चैन एक चालाकी दिखाते हुए अपनी वॉच से लोकेशन के बारे में बता देता है, जिससे सीशी खुश हो जाती क्योंकि उन्हें लोकेशन मिल चुकी थी। पर इस बात का इधर शिनतेन को भी पता लग चुका था। वो भी उन बच्चों से वो वाली वॉचेस लेने के बाद उन्हें वहाँ से ले जाता है। जैसे ही सॉन्ग और सीशी यहाँ पर पहुँचता है तो उन्हें देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो कोई बच्चा ही नहीं है। और फिर शिनतेन उन्हें एक जगह की रूफटॉप पर ले जाता है, जहाँ पर जाकर उन बच्चों को पता लगता है कि ये तो अच्छा ही नहीं है। वो दोनों रोने लगते हैं। अब उन्हें रोते देखकर शिनतेन भी उन्हें चुप करवाने लगता है। दोनों को चुप करवा ही रहा होता है, इतने में वहाँ पर सॉन्ग और सीशी दोनों आ जाते हैं और बच्चे उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं। पर वो दोनों बच्चों को चुप करवाते हुए कहने लगते हैं कि हमने अंकल को अपने साथ मिलाया था ताकि वो आपको अच्छे से सिखा सके कि आपने किस तरह नहीं डरना किसी से। अब ये सुनने के बाद तो शॉ खुश हो जाते हैं और अंकल से कहने लगते हैं कि आप तो अच्छे हैं, मैंने आपको ऐसे ही बुरा समझा था। जैसे शॉ से प्यार कर रही होती है उसे, उसमें उनकी माँ ही नजर आ रही होती है कि वो भी इसी तरह मेरे साथ रहती होती थी। इसी वजह से शिनतेन के दिल में प्यार आ जाता है। वो दोनों बच्चों को छोड़ देता तो दोनों अपने मॉम डैड के पास भाग के चले जाते हैं। और फिर सीशी सॉन्ग से कहने लगती है कि दोनों को यहाँ से ले जाओ, मैंने अभी इससे बात करनी है। तो वो जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं तो सीशी शिनतेन से बात करने लगती है और उसको वही वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। अब वो रिकॉर्डिंग सीशी उसे देने के बाद तो चली जाती है, पर शिनतेन उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद काफी रिग्रेट फील करता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने बहुत गलत किया है। वो सीतियन की बातों में आ गया, जिसने सब कुछ झूठ बोला था, उसकी एक भी बात सच नहीं थी। अब जब दोनों बच्चों को लेकर घर पर आ जाते हैं तो चैन अपनी मॉम को रोकते हुए कहने लगता है कि मॉम आप बहुत अच्छी हैं। अब ये सुनकर सीशी भी उसे गले लगा लेती है और फिर दोनों बच्चों को सुलाकर वहाँ से बाहर बात करने के लिए आते हैं। पर सॉन्ग की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होती और इधर सीशी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। जैसे सॉन्ग से बुलाता है तो वो उसकी तरफ देखने लगती है तो वो सीशी को कहने लगता है कि क्या हम पहले की तरह एक हो सकते हैं। जिस पर सीशी कहने लगती है कि पर मेरे दिल में अभी भी मेरी सिस्टर की बातें हैं। तो वो कहने लगते हैं कि पास्ट की बात है, उन बातों को भूल जाओ, हम नई लाइफ एंजॉय करते हैं। अब इस बात पर सीशी मान जाती है और फिर कहने लगती है कि बस तुमने इतना ही करना था। तो वो कहने लगता है कि हाँ तुम क्या चाहती हो। तो वो कहने लगती है कि इतना ज्यादा फॉर्मल। तो सॉन्ग कहने लगता है कि इसमें और भी फॉर्मल कर देते हैं। उसको किस कर लेता है और किस करने के बाद उसे खुशी मिलती है कि हम सच में इकट्ठे हो चुके हैं। और फिर दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर हमें सीशी दिखाई जाती है जो अपना सामान वगैरह पैक कर रही होती है अपने काम से। तो टोंग आकर उससे पूछने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो टोंग को भी अपनी गुड न्यूज सुना देती है। ये सुनने के बाद तो टोंग इतना ज्यादा खुश हो जाती है, उसको अपने पास बिठा लेती है और इस तरह बातें करते हुए पूछने लगती है कि क्या मैं फिर से आखिरी बंदी तो नहीं हूँ जिसको तुमने ये बात बताई है। तो वो कहने लगती है कि नहीं। तो टोंग पूछती है कि लीशन को तो नहीं पता। तो सीशी कह देती है कि नहीं उसे भी नहीं पता, जबकि उसे पता होता है। इस बात से तो टोंग इतना खुश हो जाती है। फिर उसको एक और गुड न्यूज सुनाती है जिसमें उसने एक ब्रांड बनाया था जिसका नेम टोंग और सीशी के नेम से ही बना था। अब ये
बाद जब वो सीशी को बताते तो सीशी इतना खुश होती है। इसके बाद हमें लीशन और हाजुन दिखाए जाते हैं जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं, पर जैसे लेने के लिए जाते तो आगे से पता लगता है कि वो तो क्लोज है। अब दोनों इतनी मुश्किल से अपने दिल को मनाकर आए थे। तो इसके बाद लीशन सीशी को कॉल करती है और तीनों एक बार में इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पर टोंग लीशन को तंग करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे साथ पहली बार थोड़ी ना हुआ है, एक बार फेल हो गए तो बाकी दिन भी तो है, दोबारा चले जाना, या अगर नहीं करनी तो यहाँ पर काफी लड़के हैं, किसी और को पसंद कर लो। तो लीशन कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे एक ही पसंद है। इतने में सीशी को सॉन्ग हाउ की कॉल आती है, जिसकी कॉल के बाद टोंग लीशन के पास आकर बैठ जाती, क्योंकि उसे तो यही लग रहा होता है कि इस गुड न्यूज के बारे में लीशन को नहीं पता। पर जैसे ही वो बताती है तो वो कहने लगती है कि मुझे तो पता है, मैं तो तुम्हें बताना भूल गई। अब इस बात पर टोंग को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर से सीशी के पेट का बहाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टोंग उसको कुछ भी नहीं कहती और तीनों की मस्तियां वगैरह स्टार्ट हो जाती। घर पर जब सीशी आती है तो उसके लिए सॉन्ग हाउ खाना भी देता है और साथ ही साथ उसके बालों को भी सुखाने लगता है। बाल सुखाते सुखाते दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते, तभी बाहर से ग्रैंडपा की आवाज आती है, जिसे सुनते ही सॉन्ग हाउ के तो होश ही उड़ जाते हैं और ग्रैंडपा उसे सीशी के पास देखकर पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो बाहर आओ। तो सॉन्ग हाउ ग्रैंडपा की बात सुनकर बाहर आ जाता है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें सीशी के साथ सोने से मना किया था ना, तुम्हें इन मंथ्स में उसके साथ नहीं सोना चाहिए। तो सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि पर ग्रैंडपा मुझे अपने ही रूम में सोना है, वो काफी नरम है, आपका वाला बेड बहुत ज्यादा सख्त है। पर फिर भी ग्रैंडपा उसको अपने साथ ले ही जाते हैं। अभी सॉन्ग हाउ दिखाया जाता है जब वो खाना बना रहा होता है तो किसी की कॉल आती है, जिस पर वो कॉल पर बात कर रहा होता है, पर उसके कॉल की बातें पीछे से सीशी सुन लेती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जब बाई जाती है तो बाही सॉन्ग हाउ सोया होता है, उसे जाकर उठाती है और जब साथ बैठी होती है तो सॉन्ग हाउ को फिर से कॉल आती है। वो उसी जगह से होती है जहाँ से सॉन्ग हाउ छुपके छुपके सीशी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा होता है। वो कॉल देखकर कंपनी की कॉल कहकर वहाँ से चला जाता है, पर सीशी भी वैसे वो पीछे से जाकर उसकी कॉल की बातें सुन रही होती है, पर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर वो टोंग और लीशन के पास आई होती है, पर वो दोनों भी उसे ऐसा घुमा रही होती है कि उसे फिर भी कुछ पता नहीं चलता। चुप करके वहाँ से उठकर चली जाती है और जब नेक्स्ट डे सीशी सोई होती है तो वो शोर की आवाज सुनकर नीचे जाती है, तो वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि ये सरप्राइज उसके लिए अरेंज किया गया था और वहाँ सॉन्ग हाउ से प्रपोज करता है। जैसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है तो पूछने लगती है कि क्या तुम कॉल्स पर जो बात कर रहे थे वो इसी के बारे में है। तो सॉन्ग हाउ उस पर हाँ कहने लगता है, पर सीशी बाकी सबकी ड्रेसिंग देखकर कहने लगती है कि ये तो गलत बात है, मुझे एडवांस में बताना चाहिए था, मैं भी इतना प्यारा तैयार होती। तो सॉन्ग हाउ उसे अपने कंट्रोल में करने लगता है। फिर सीशी भी प्यारा से तैयार होकर आ जाती है और फिर वहाँ फैमिली फोटोशूट होता है। फैमिली फोटोशूट के बाद कैंपा दिखाया जाता है जो किसी भी सहारे के बगैर चल रहे होते हैं और उसके बाद हाजुन और लीशन दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया था, वो काफी खुश होते हैं। और सॉन्ग और सीशी जो बच्चों के साथ घूमने के लिए जाते हैं और घूमने के साथ साथ वो अपनी हर एक मेमोरी को याद कर रहे होते हैं और इसी मेमोरी में उनकी एक लास्ट मेमोरी ये भी होती है कि वो खड़े होते हैं पर उनके बच्चे दोनों खेल रहे होते हैं। और यहीं पर हमारे इस क्यूट से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना, साथ ही साथ क्यूट क्यूट इमोजीज भी भेजना। ओके बाय बाय, एक न्यू ड्रामा में मिलेंगे।